हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है और साथ ही में हम लोग इसकी एनसीईआरटी भी कवर करते हुए चलेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। The process by which organism produce new individual similar to themselves। मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, इसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। पर रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी क्यों है? क्यों एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है? जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं होता। हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं आता क्योंकि जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं होता है। फिर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता क्यों है? इतनी सारी एनर्जी और टाइम वेस्ट क्यों करता है इस प्रोसेस में? इसके दो रीज़न है। पहला, रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस पॉइंट को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो यहाँ पे एक एलिफेंट है और ये अर्थ का फर्स्ट एलिफेंट है और इस एलिफेंट ने आगे रिप्रोड्यूस नहीं किया, तो इससे क्या होगा? कुछ दिनों बाद ये एलिफेंट बूढ़ा हो जाएगा और उसके बाद वो मर जाएगा। पर जब ये एलिफेंट मर जाएगा तो फिर और कोई दूसरा एलिफेंट नहीं बचेगा, यानी कि इस एलिफेंट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा और आने वाली जनरेशन एलिफेंट को देख नहीं पाएगी। तो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो अभी ह्यूमन अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हज़ारों साल बाद कोई ह्यूमन बचेगा नहीं, हमारी स्पीशीज़ का अंत हो जाएगा। इस स्पीशीज़ जिंदा रहे यानी आने वाली जनरेशन भी उन स्पीशीज़ को देख सके, इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अब सुनो, कोई चीज़ एक्सटिंक्ट कैसे होती है। देखो, बहुत साल पहले इंडिया में मैसेंजर पिजन पाए जाते थे, पर अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब तुम लोगों को कहीं पे भी मैसेंजर पिजन नहीं मिलेगा। तो उनमें दिमाग बहुत होता था, वो चिट्ठियाँ पहुँचाते थे, इसलिए बहुत सारे शिकारी उनका शिकार करने लगे और इससे उनकी प्रजाति खत्म हो गई। तो ऐसा हुआ क्यों? देखो, एक पिजन को रिप्रोड्यूस करने में कुछ पर्टिकुलर टाइम लगता है, पर जब मैसेंजर पिजन की हंटिंग ज़्यादा हो गई, पर जब उन्हें पकड़ा जाने लगा तो बहुत सारे पिजन मर जाते थे। ऑफकोर्स चिड़ियों को पकड़ना इतना आसान नहीं, तो इससे क्या हुआ कि वो लोग मरने लगे, जिसकी वजह से उनकी संख्या कम होने लगी और उनका रिप्रोडक्शन रेट उतना जल्दी फास्ट नहीं हो पाया। इसी वजह से सारे मैसेंजर पिजन खत्म हो गए और अब हम लोग मैसेंजर पिजन नहीं देख सकते। वैसे इस केस में ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ पिजन का, पर मैं तुम लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन कितना नेसेसरी है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अभी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो कुछ सालों बाद उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। देखो, तुम लोगों ने अनअकैडमी के बारे में सुना ही होगा। अनअकैडमी पे तुम लोगों को टॉप एजुकेटर के लाइव कोर्सेज मिल जाते हैं। वहाँ पे अलग से लाइव डाउट सेशन और क्विजेज होते हैं। तो तुम लोग चाहो तो अनअकैडमी को भी अपने प्रिपरेशन के लिए फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं जिसमें तुम लोग इनरोल हो सकते हो, और तुम लोग चाहो तो अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज में भी इनरोल हो सकते हो। इनरोल के टाइम तुमसे एक कोड पूछेगा, तो उस समय तुम लोग MSP K10 यूज़ कर सकते हो। इस कोड के यूज़ से तुम लोग बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी में फ्री में अनलॉक कर सकते हो। साथ ही में तुम लोग सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो उसमें भी तुम लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तुम लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बस ये याद रखना, कहीं पे भी कोई कोड पूछे तो तुम लोग MSP K10 यूज़ कर सकते हो। इससे तुम लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक के थ्रू तुम लोग अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीज़ में एनरोल हो सकते हो और अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो कि तुम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्योंकि अनअकैडमी एक तरीके से एक नेशनल प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे कई सारे बच्चे टेस्ट देते हैं। तो अगर तुम लोग उनके टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इसका मतलब कि तुम्हारी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। तुम लोग लिंक के थ्रू टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ ब्रिज ऑफ हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। अभी हेरिडिटरी क्या होता है? देखो, तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से मिली होंगी, जैसे आई का कलर, तुम्हारे हेयर कैसे हैं, कर्ली हैं या फिर स्ट्रेट हैं, हाइट। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को अपने पेरेंट्स से मिली है। इनको हम लोग बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जो कि तुम लोगों को तुम्हारे पेरेंट्स से मिली है, और इसी प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं।
सो रिप्रोडक्शन से हेरिडिटरी ट्रांसमिशन होते हैं, जिससे एवोल्यूशन होता है। अब एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आए और हम लोग और बेटर बनते जाएं। जैसे कि पहले हम लोग मंकी जैसा दिखते थे, फिर उससे हम लोग बेटर बने, फिर बेटर बने और अब हम लोग ऐसे हो गए हैं। सो इसी प्रोसेस को हम लोग एवोल्यूशन बोलते हैं। अब एवोल्यूशन और हेरिडिटी समझने के लिए तुम लोगों के पास एक सेपरेट चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हम लोग ये सारी बातें करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन। सो जब ये वाला जनरेशन कई बार रिप्रोड्यूस करेगा, तब वो कुछ ऐसा जनरेशन बन पाएगा। फिर ये वाला जनरेशन बहुत दिनों तक रिप्रोड्यूस करेगा, फिर वो ऐसा बन पाएगा। सो एवोल्यूशन होने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। बिना रिप्रोडक्शन के एवोल्यूशन नहीं हो सकता। सो आई होप तुम लोगों को रिप्रोडक्शन क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। सो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है और वही रिप्रोड्यूस करके एक दूसरा कॉपी बना लेता है। और ये वाला ऑर्गेनिज्म और ये वाला ऑर्गेनिज्म दोनों ही एकदम सिमिलर होते हैं, यानी कि जो उनकी प्रोजेनी होती है वो एकदम आइडेंटिकल सिमिलर रहते हैं पेरेंट्स की तरह। प्रोजेनी यानी कि उनके बच्चे, इसको हम लोग एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, ऑफस्प्रिंग। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं और जो उनकी प्रोजेनी होती है, यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं, वो एकदम सिमिलर नहीं होते हैं। उनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। उनके कितने टाइप्स होते हैं, हर एक टाइप को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है और वही सिंगल ऑर्गेनिज्म दो या फिर दो से अधिक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कुछ मल्टी सेलुलर भी। अब सुनो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। हम लोग कुछ ही देर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में। जैसे कि इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको हम लोग बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस कर लेते हैं। हम इंसुलिन का जीन एक बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं और कुछ ही देर में उन बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं और बाद में हम लोग इन्हीं बैक्टीरिया से इंसुलिन निकाल लेते हैं। सो ये सारी बातें थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम लोग फिजन के ऊपर बात करते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म दो या फिर दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है, उसी को हम लोग फिजन कहते हैं और ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। अब फिजन भी दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया बाइनरी फिजन और दूसरा हो गया मल्टीपल फिजन। जब एक ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल्स में टूटता है, उसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी का मतलब 2 होता है। इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम और एमोइबा हो गया। तो ये रहा पैरामीशियम, यहाँ पे एक पैरामीशियम दो अलग अलग पैरामीशियम में टूट जाता है। उसी तरीके से एमोइबा में भी क्या होता है कि एक अमोइबा दो अदर अमोइबा में टूट जाता है, तो इसी को हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। पर जब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म में टूट जाते हैं, उसको हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। सो उसमें एक ऑर्गेनिज्म बहुत अलग अलग ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है और इसी को हम लोग मल्टीपल फिजन बोलते हैं। अब इनकी सिमेट्री ऑफ डिवीज़न अलग अलग हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जैक्ट वो हाफ हो जाते हैं और यहाँ पे कोई छोटा कोई बड़ा भी हो सकता है। तो प्लेन ऑफ फिजन डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है। सो फिजन का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दो या फिर दो से अधिक ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग फिजन बोलते हैं। सो आई होप तुम लोगों को फिजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बडिंग के ऊपर। तो बडिंग में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से एक आउटग्रोथ निकलती है
और बाद में यही आउटग्रोथ बड़ी होते होते एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है और इसी प्रोसेस को हम लोग बडिंग कहते हैं। जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद इसका एक बॉडी पार्ट बड़ा हुआ और ये बनके एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लिया। सो यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म हो गए। अब जो ये नया बर्ड है, यानी कि जो नया इंडिविजुअल है, वो अटैच भी हो सकता है पेरेंट्स से, जैसे कि यहाँ पे ईस्ट के केस में हो रहा है। यहाँ पे इस पेरेंट्स ईस्ट में बहुत सारे डॉटर ईस्ट अटैच हैं, तो यहाँ पे ये सभी के सभी जुड़े हुए हैं। या फिर दूसरे केस में वो बर्ड सेपरेट भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रा में होता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रा था, उससे एक बर्ड निकला और बाद में ये दोनों अलग अलग हो गए, यानी कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म एकदम सेपरेट हो गए। सो इसी प्रोसेस को हम लोग बडिंग कहते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्मॉल क्रिस्ट लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट्स बॉडी विच गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। आई होप तुम लोगों को बडिंग समझ में आ गया होगा। उसमें कुछ नहीं होता, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक बर्ड प्रोड्यूस हो जाता है, बाद में वही बर्ड एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, और इसका एग्जाम्पल हो गया ईस्ट और हाइड्रा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो जाता है एक फ्रूटी बॉडी में और बाद में यही स्पोर अलग अलग जाके दूसरे ऑर्गेनिज्म में बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले ये एक ऑर्गेनिज्म था, बाद में वो कन्वर्ट हो गया बहुत सारे स्पोर्स में, और ये स्पोर्स अलग अलग जगह जाएंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई मेक स्पोर्स that grow into a complete new individual when dispersed from their fruity bodies. So इसी को हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन पर। फ्रेगमेंटेशन एक एक्सीडेंटल प्रोसेस होता है। उसमें एक ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली टूट जाता है 2 पीसेस में और बाद में यही पीसेस एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। It is a accidental process when the broken pieces of organism, जिन्हें हम लोग fragments कहते हैं, grows into a complete organism। और इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। तो पहले ये एक स्पायरोगायरा था, बाद में ये टूट के 2 अलग अलग स्पायरोगायरा में बदल गया, और इसी प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये स्पायरोगायरा की रियल माइक्रोस्कोपिक इमेज है। तो स्पायरोगायरा कुछ इस तरीके से दिखता है। आई होप तुम लोगों को फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया होगा। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल स्पायरोगायरा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रीजनरेशन पर। तो रीजनरेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम लोग प्लानेरिया। प्लानेरिया में रीजनरेशन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि अगर प्लानेरिया का हेड, एब्डोमेन और टेल अलग हो जाए तो ये तीनों अलग अलग ही 3 नए प्लानेरिया को जन्म दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेड पार्ट से ही पूरा का पूरा न्यू प्लानेरिया ग्रो कर गया है। इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ एब्डोमेन से पूरा का पूरा प्लानेरिया ग्रो कर गया। व्हेन दिस सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा Planaria developed a new individual from their broken older part is known as regeneration. It is carried out by a specialized cells which grow large number of cells. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो रीजनरेशन शो करते हैं। और अगर मैं तुम लोगों को डिटेल में बताऊं तो उन सेल्स को टोटीपोटेंशियल सेल्स कहते हैं, जो कि रीजनरेशन शो कर सकते हैं। जैसे कि छिपकली के पूंछ में, तो उनमें भी टोटीपोटेंशियल सेल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से छिपकली की पूंछ बार बार कटने के बाद भी दोबारा से ग्रो हो जाती है। उसी तरीके से ह्यूमन में भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो कि रीजनरेशन शो करते हैं, जैसे कि स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स में कैपेबिलिटी रहती है कि वो आगे चल के किसी भी ऑर्गन को प्रोड्यूस कर सके। तो इसलिए कुछ लोग अपने स्टेम सेल प्रिजर्व कर लेते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स उनका स्टेम सेल प्रिजर्व कर लेते हैं, क्योंकि स्टेम सेल को सिर्फ और सिर्फ बर्थ के टाइम पे ही प्रिजर्व किया जा सकता है। तो उससे क्या होता है कि बड़े होके मान लो उस आदमी का लीवर खराब हो गया या फिर किडनी खराब हो गया, तो हॉस्पिटल में जो प्रिजर्व स्टेम सेल है उससे उस आदमी के लिए नई किडनी या फिर नया लीवर बनाया जा सकता है।
और वो किडनी लिवर एकदम सेम टू सेम रहेगा उस आदमी के, क्योंकि वो उसी के सेल से बनाया गया है, इसलिए वो उसी के बॉडी का पार्ट है। तो कुछ लोग अपने बच्चों के स्टेम सेल प्रिजर्व कर लेते हैं ये सोच के कि बाय चांस अगर उन्हें फ्यूचर में कोई ऑर्गन की ज़रूरत पड़ी तो वो इन स्टेम सेल से बन जाएंगे। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। कमेंट करके बताना कि तुम लोगों को इसके बारे में पहले पता था या नहीं। सो आई होप तुम लोगों को रीजनरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे नहीं आएगा, मैंने इतना सारा ज्ञान जो बांटा है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि सिर्फ प्लांट में होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोग प्लांट्स के पार्ट से, जैसे लीफ, स्टेम, रूट, इन सब से हम लोग एक न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। मतलब प्लांट के कुछ पार्ट से हम लोग एक नया प्लांट बना सकते हैं। इसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो टाइप का होता है। पहला हो गया आर्टिफिशियल और दूसरा हो गया नेचुरल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि हम लोग लीफ, स्टेम और रूट की मदद से नेचुरली हम लोग एक नया प्लांट ग्रो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। तो जो ब्रायोफिलम की लीव्स रहती हैं उनके मार्जिन पे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। तो जब यही बर्ड सॉइल में गिरते हैं तो वहां से एक नया ब्रायोफिलम का प्लांट ग्रो कर जाता है। उसी तरीके से स्टेम, जब हम लोग टर्मरिक, जिंगर या फिर पटैटो को सॉइल में डालते हैं तो वहां से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। इसी को हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। उसी तरीके से ग्रासेस में क्या होता है कि उनकी स्टेम काफ़ी लंबी होती है, तो बार बार सॉइल को टच करती रहती है, और जहाँ जहाँ पे वो सॉइल को टच करती है वहाँ से एक नया ग्रास का प्लांट उग जाता है। तो इसी को हम लोग ग्रास रनर्स बोलते हैं। उसी तरीके से ऑनियन में जो ऑनियन का पिंकिश पार्ट रहता है उसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग ऑनियन खाते हैं उसको हम लोग बल्ब बोलते हैं, और जब हम इसे बल्ब को सॉइल में डालते हैं तो एक नया ऑनियन का प्लांट उग जाता है। तो जब नेचुरली ही हम प्लांट के पार्ट से एक नया प्लांट बना रहे हैं उसी को हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। उसी तरीके से हम लोग आर्टिफिशियल भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं बाय कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और प्लांट टिश्यू कल्चर से। देखो, कटिंग में क्या होता है कि हम लोग एक प्लांट के स्टेम को कट करके उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, बाद में ज़मीन से एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। इसी को हम लोग कटिंग कहते हैं। तुम लोगों को स्क्रीन पे पिक्चर्स शो हो रही होंगी, तो इसी को हम लोग कटिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग में हम लोग थोड़ी चालाकी करते हैं। उसमें हम लोग दो अलग अलग प्लांट को जोड़ के एक प्लांट बना देते हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझो। मान लो एक प्लेस है, वहाँ पे नीम का पेड़ बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है, पर वहाँ पे मैंगो ट्री बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नीम के पेड़ को बीच से काट देंगे और उसके ऊपर हम लोग मैंगो ट्री का स्टेम लगा देंगे। तो जब वो आगे चल के वो प्लांट ग्रो होगा तो वो नीम के पेड़ की तरह ही ग्रो होगा, पर उसमें फल आम के आएंगे। तो ग्राफ्टिंग में हम लोग दो अलग अलग प्लांट को काट के एक कर देते हैं अपने बेनिफिट के हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं लेयरिंग पर। तो लेयरिंग में क्या होता है कि हम लोग प्लांट के स्टेम को सॉइल से टच करा देते हैं। अब ऐसा हम दो तरीके से करते हैं। पहला कि हम प्लांट के स्टेम के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर या फिर उसको हम लोग ज़मीन से बांध देते हैं, इससे कि वो हमेशा 2-3 दिन तक सॉइल के कांटेक्ट में रहता है। या फिर हम लोग प्लांट के स्टेम के ऊपर सॉइल की एक लेयर बांध देते हैं। इससे क्या होता है, कुछ दिनों बाद स्टेम में रूट्स निकलने लगते हैं। अब रूट निकलने लग गए यानी कि वो एक नया प्लांट बन गया। बाद में उसको काट के नई जगह प्लांट कर देते हैं। सो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मुझे लगा तुम लोगों को ये बातें पता होना चाहिए। सो अब हम लोग बात करते हैं टिश्यू कल्चर के ऊपर। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम एक प्लांट को ग्रो करते हैं विथआउट सॉइल। देखो, सॉइल क्या करता है, सॉइल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट को और प्लांट को सपोर्ट देता है, पर टिश्यू कल्चर में हम लोग ये दोनों काम लैब में कर लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों को सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग एक न्यूट्रिटिव मीडियम तैयार करते हैं और उसमें जितना भी न्यूट्रिशन रहता है उसे इंजेक्ट कर देते हैं और उसी में प्लांट को ग्रो करवाते हैं। सो ये सारी की सारी पिक्चर्स टिश्यू कल्चर की हैं। यहाँ पे हम लोग एक प्लांट को ग्रो कर रहे हैं विथआउट सॉइल। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ लिया, उसके सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिए। बाकी का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तुम लोगों को इस स्लाइड्स के नोट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो अगर तुम लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है MSP नॉलेज ऑफिशियल। सो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।